नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग BLIS 228 यानी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट एंड सर्विस, इसके बारे में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का आज हम लोग चर्चा करेंगे। और दोस्तों देखिए, इसमें मैं टोटल जितने भी 4 ब्लॉक हैं, चारों ब्लॉक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे लिया हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें। और दूसरी बात दोस्तों कि देखिए, ये काफ़ी लॉन्ग और काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। कारण क्या है कि इसमें जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम चीज़ जितने भी टॉपिक हैं वो आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसे यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ट्विटर के बारे में पढ़ेंगे, यूट्यूब के बारे में पढ़ेंगे, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप जो भी बुक पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप किसी गाइड से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर इग्नू के बुक पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस बुक को आप अकॉर्डिंग टू ब्लॉक कम से कम इंट्रोडक्शन ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि उससे काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं 228 इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट एंड सर्विस, जिसमें टोटल 4 ब्लॉक हैं। तो 4 ब्लॉक को मैं एक एक करके इंडिविजुअल यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, आपको करना क्या है कि इसमें जितने भी टॉपिक दिए हुए या जितना यूनिट है, तो उस यूनिट को आप एक एक करके बुक से उसका इंट्रोडक्शन ज़रूर पढ़ाई कर लें। और जितने भी इंपॉर्टेंट उसमें अगर मैगजीन या बुक के नाम है तो उसे ज़रूर आप देख लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो कि आउट ऑफ सिलेबस हो। ठीक है, और दोस्तों अगर मान लीजिए सपोज आपके पास बुक नहीं है इग्नू का, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसे टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा या फिर मैं गूगल ड्राइव में भी दे दूंगा। ठीक है, और अगर फिर भी अगर आप चाहते हैं कि खुद से पढ़ाई करना, तो देखिए जितने भी यूनिट है तो यूनिट की एक एक इंडिविजुअल आप टॉपिक को लेके आप इंटरनेट में भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे भी अवेलेबल है। ठीक है, और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम में तो अब टाइम ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, तो आप अभी अपने समय का सदुपयोग करें, पढ़ाई मन लगा कर करें, और जितने भी क्वेश्चन है उसका कंटिन्यू रिवीजन भी करते रहें, क्योंकि रिवीजन ही दोस्तों एग्ज़ाम का काफ़ी कह सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप रिवीजन अच्छे से किए हैं तो आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो ठीक है, मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक उन लोगों तक शेयर कर दें जो लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर भविष्य में लाइब्रेरियन की पढ़ाई करेंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर कर लें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते, देखते हैं हम लोग 2 to 8। दोस्तों सबसे फर्स्ट पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए, सूचना खोजकर्ता के साक्षात्कार को प्रकट करने वाले शब्द को किसके प्रति जागरूक होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल संभावना है कि पूछे जा सकते हैं, तो इसका आंसर होगा संदर्भ साक्षात्कार। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुपर ग्रेविटी की उत्पत्ति कब हुई थी। दोस्तों मैं यहाँ पे क्वेश्चन को इंग्लिश में नहीं लिया हूँ, कारण क्या है इसके पीछे कि देखिए, जो भी यहाँ पे स्टैटिक टाइप में क्वेश्चन या डेटा या इश्यू संबंधित क्वेश्चन है, तो उसमें इंग्लिश और हिंदी से मुझे लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सुपर ग्रेविटी 1975 अगर आप ये समझ सकते हैं तो इंग्लिश और हिंदी से फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों भविष्य में मैं अब जो भी क्लास लेकर आऊँगा उसे मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लाऊँगा इस जुलाई सेशन के कैंडिडेट के एग्ज़ाम के बाद। ठीक है, तो चलिए, सुपर ग्रेविटी की उत्पत्ति कब हुई थी, तो ये 1975 में हुई थी। थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए, साहित्य खोज यानी लिटरेचर सर्च, ठीक है, के लिए विषय कितना पुराना होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि कोई भी अगर साहित्य खोज की जाती है तो उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो कितना पुराना होना चाहिए। ठीक है, तो 100 वर्ष या उससे पुराना होना चाहिए। ठीक है, यानी 100 ईयर या फिर उससे भी ज़्यादा पुराना होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, होलोग्राफी की खोज किसने की थी, तो ये हंगेरियन भौतिक वैज्ञानिक डेविस गैबर ने 1947 में की थी। देखिए यहाँ से काफ़ी MCQ बन सकते हैं कि होलोग्राफी की खोज कौन किए थे, कब किए थे। ठीक है, तो ध्यान देंगे, और कहाँ के साइंटिस्ट थे, तो ये हंगरी के साइंटिस्ट थे। हंगेरियन भौतिक वैज्ञानिक डेविस गैबर ने वर्ष 1997 यानी 1947 में किया था। ठीक है, फिफ्थ नंबर में देखिए, रासायनिक तत्व की कितनी भाषाओं में प्रलेख को शामिल करता है, तो ये 50 भाषाएं यानी 50 लैंग्वेज है। दोस्तों अगर बैकग्राउंड में कुछ आपको ऐसे आवाज़ आते हैं तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, उससे थोड़ा सा आप अवॉइड करें। ठीक है, मैं भविष्य में अब जितना बेहतर वीडियो बना सकूँ, लेकिन वो सब मैं जुलाई सेशन के कैंडिडेट के एग्ज़ाम के बाद ही स्टार्ट करूँगा। अब 6 नंबर में देखिए, साहित्य खोज करते समय हमें प्रत्येक मंदों की ग्रंथ सूची संबंधित विवरण का रिकॉर्ड मानक प्रारूप का पालन करते हुए किस में रखना चाहिए, तो ये कार्ड में रखना चाहिए। ठीक है, ध्यान देंगे, कार्ड में। 7 नंबर में देखिए, बीपो स्टैटिक डेटाबेस जून 2010 के अनुसार 2008 में विश्व में 5.94 लाख विलंबित पेटेंट आवेदन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए 8 नंबर में देखिए, किसी भी विषय पर नवीनतम पैटेंट हो। दोस्तों पैटेंट के बारे में हम लोग 2-1 में और 2-2 में भी थोड़ा सा चर्चा कर चुके हैं, लेकिन 2-1 में हम लोग इसके बारे में कंप्लीट पढ़ाई किए हैं। आपको कमेंट करके इसका जवाब देना है कि पैटेंट अधिनियम कब लागू हुआ था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2-1 के लिए। तो देखिए, किसी भी विषय में नवीनतम पैटेंटों की स्थिति जानने के लिए हमें किस डेटाबेस का निरीक्षण करना चाहिए? तो ये डेरिवेंट वर्ल्ड पैटेंट इंडेक्स, ठीक है, तथा अन्य पैटेंट डेटाबेस का निरीक्षण करना चाहिए। स्क्रीन में आप देख सकते हैं। 9 नंबर में क्या है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसे हम लोग बीपो कहते हैं, BIPO। अगर यहाँ से फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ध्यान देंगे, भी विश्व भर में पैटेंट संबंधित सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। 10 नंबर में देखिए, प्राथमिक शोध पत्र सूचनाओं के प्राथमिक स्रोत होते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों देखिए, जो शोध पत्र के बारे में हम लोग 2-1 में पढ़ाई किए थे, सॉरी 2-2 में पढ़ाई किए थे, तो ये शोध पत्र क्या होते हैं? सूचनाओं के प्राथमिक स्रोत होते हैं। ठीक है, 11 नंबर में देखिएगा, भारत में निर्मित नवीनतम शोध पत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका यूनिवर्सिटी न्यूज़ में देखा जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और मुझे लगता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूरी संभावना है कि इसी प्रकार के क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, तो आपको यूनिवर्सिटी न्यूज़, अगर आप ये याद रखते हैं और ये आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अगर ऑप्शन में यूनिवर्सिटी न्यूज़ रहता है तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको इसी प्रकार से पढ़ाई करनी है, और साथ में आप जो भी बुक पढ़ाई करें, बुक से कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें। ठीक है, चलिए 12 नंबर में देखते हैं, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट में 50 से भी अधिक भाषाओं में प्रलेख शामिल होते हैं। ध्यान देंगे, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि केमिकल एब्स्ट्रैक्ट में 50 कितने भाषाएं शामिल होते हैं, तो वो 50 से अधिक होते हैं। ठीक है, अब 13 नंबर में सूचनात्मक सार यानी इन्फॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट में औसतन कितने शब्दों का प्रयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे, 200 से 300 तक होते हैं। ठीक है, 200 वर्ड से 300 वर्ड तक प्रयोग किए जाते हैं। 14 नंबर में क्या? स्वसार, जिसे हम लोग ऑटो एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से बनाया जाता है। 15 नंबर में देखिए, ग्राफिक सार यानी ग्राफिक एब्स्ट्रैक्ट। अब ये क्या होता है? देखिए, ग्राफिक सार का प्रयोग रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री संचार के लिए किया जाता है। ये सार मॉलिक्यूलर एवं स्ट्रक्चर फार्मूला की भाषा निर्मित करते हैं। ठीक है, या किए जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप कम से कम मेरा ये बात आप ज़रूर मानेंगे कि आप जो भी मैं अभी आपको स्क्रीन फर्स्ट टाइम में ही सिलेबस दिखाया था, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी सिलेबस हैं, लगभग 16, मेरे ख्याल से 16 आपको टॉपिक पढ़ाई कर लेनी है अपने बुक से। अगर बुक नहीं है आपके पास तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप कमेंट भी नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है, आप एक एक टॉपिक को इंटरनेट के माध्यम से भी पढ़ लें, क्योंकि ये MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, और ऑब्जेक्टिव में आप काफ़ी अच्छे नंबर काफ़ी आसानी से ला सकते हैं। लोग ऐसा बोल रहे हैं कि MCQ काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, तो जी हाँ, बिल्कुल ये डिफ़िकल्ट होगा उन कैंडिडेट के लिए जो पढ़ाई नहीं किए हैं। पढ़ाई नहीं की उनके लिए डिफ़िकल्ट इसलिए होगा क्योंकि देखिए, इसमें आपको अकॉर्डिंग टू मतलब आंसर एग्जैक्ट लिखना होगा। थ्योरेटिकल में क्या होता था कि आप चलिए कुछ भी लिख देते थे, आपको कुछ नंबर मिल जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। चलिए मैं इस तरह के बात को थोड़ा बाद में करूँगा, अभी हम लोग पढ़ाई के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए 16 नंबर में देखिए, वायु जल भोजन एवं आश्रय के बाद व्यक्ति की 5वीं प्रमुख आवश्यकता क्या होती है? तो ये इन्फॉर्मेशन यानी सूचना होती है। ठीक है, यानी कि वायु जल और भोजन और आश्रय के बाद इन्फॉर्मेशन 5वीं आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एक मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए 17 नंबर में देख लेते हैं। 1965 से भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र, जिसे हम लोग INDOS यानी इंडोस, जिसे अब निष्क्रिय NISCAIR के नाम से जाना जाता है, ने क्रमिक प्रकाशनों की प्रसूचियों और क्षेत्रीय संघ प्रसूचियों का संकलन करना शुरू कर दिया था। अब दोस्तों देखिए, स्पेशल प्रोडक्ट एंड सर्विस, जो नेक्स्ट इसका ब्लॉक है, तो उस ब्लॉक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? द इंटरनेशनल एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल केमिकल एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन यानी पब्लिकेशन कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे एक बार नोट जरूर कर लेंगे। तो ये 1970 में हुआ था। अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, तो इसी प्रकार के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सेकंड में देखिए, टेरी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऊर्जा और संसाधन संस्थान। दोस्तों यहाँ पे मैं संसाधन 2 बार लिख दिया हूँ, तो जिसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, उसे आपको एक बार ही करना है। ठीक है, तो ये टेरी क्या होता है? देखिए, ये आमतौर पर टेरी के नाम से जाना जाता है। पूर्व में टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था।
1974 में स्थापित ऊर्जा, पर्यावरण और टिकाऊ विकास के क्षेत्रों में अनुसंधान गतिविधियों पर केंद्रित नई दिल्ली में मौजूद एक शोध संस्थान है। ठीक है, तो ये क्या है, एक शोध संस्थान है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अब दोस्तों CAMPS, ठीक है, CAMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसे इंग्लिश और हिंदी वाले दोनों कैंडिडेट देख लेंगे। कम्युनिटी एडॉप्शन मॉनिटरिंग प्रोग्राम इन स्कूल। ठीक है, 4 नंबर में देखिए, देश भर में 101 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और 71 कृषि विश्वविद्यालय यानी कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सहित अन्य विश्व में सर्वाधिक विस्तृत राष्ट्रीय कृषि पद्धति है। तो इसे आप एक बार ज़रूर देख लेंगे। अब दोस्तों देखिए 5th नंबर में क्या, ICAR की ई पुस्तकें इनकी वेबसाइट पर निःशुल्क उपलब्ध है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए DDS यानी कि डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस यानी प्रलेख प्रदाय सेवा, तो ये आपका नेक्स्ट ब्लॉक है। तो इसमें भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पे क्वेश्चन आज बहुत अधिक तो नहीं लिया हूँ, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता दे रहा हूँ कि जितने भी आपको मैं दिखाया हूँ फर्स्ट टाइम में लगभग 16 टॉपिक थे, तो उसे आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। पढ़ने के बाद आप अच्छी तरीके से पढ़ लें। आप, मुझे लगता है मैक्सिमम आपको 3 घंटा टाइम देना होगा। अगर 3 घंटा आप 2 to 8 में दे लेते हैं तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप रिवीजन करें और आप एग्ज़ाम दे के आएँ। आराम से आप देखेंगे कि आपके जितने अच्छे नंबर आप चाह रहे थे उतने बिल्कुल आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ज्योरेक्सग्राफी। ठीक है, ज्योरेक्सग्राफी का आगमन कब हुआ था, तो ये 1970 के दशक में हुआ था। सेकंड नंबर में क्या है, 1980 में लाइन एक अन्य यूनेस्को प्रलेखों में 4 मूलभूत राष्ट्रीय प्रतीकों का सुझाव दिया था। दोस्तों तो हो सकता है थोड़ा सा कुछ आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आता होगा। एक्चुअली मैं वीडियो जो अभी ये वीडियो बना रहा हूँ वो घर से बाहर एक पार्क है, मैं वहाँ पे बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा आसपास का जो भी बैकग्राउंड में कुछ शोर हो जा रहे हैं तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। बस आपको दोस्तों ये जुलाई सेशन के कैंडिडेट को थोड़ा सा कॉपरेट करना होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं जब भी वीडियो लाऊँगा तो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में लाने की कोशिश करूँगा और इंग्लिश हिंदी दोनों में लेके आऊँगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर में देखिए, 1980 में लाइन एवं अन्य यूनेस्को प्रलेख में 4 मूलभूत राष्ट्रीय प्रतीकों का सुझाव दिया। कौन कौन से थे, पहला समर्पित केंद्रीकृत संग्रहण, सेकंड में कुछ पुस्तकालयों पर केंद्रीकरण, थर्ड में क्या है, योजनाकृत विकेंद्रीकरण, और 4 में क्या है, आयोजनकृत विकेंद्रीकरण। थर्ड नंबर में आप देख सकते हैं लंदन में अंतःऋण। दोस्तों अंतःऋण के बारे में हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो बता दे रहा हूँ। ठीक है, लंदन में अंतःऋण और प्रालेखीय पूर्ति यानी कि इंटरलैंडिंग और डॉक्यूमेंट्री सप्लाई सेमिनार कब हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये 1988 में हुई थी। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 1988। अब ये क्वेश्चन आप एग्जाम में देखेंगे तो बिल्कुल आपको याद आ जाएगा। दोस्तों EDDS इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सिस्टम। 5th नंबर में क्या है, अनुवाद सेवा जिसे हम लोग ट्रांसलेशन सर्विस कहते हैं, कि मांग में वृद्धि कब हुई, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुई थी। ठीक है, 6 नंबर में देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय अनुवाद केंद्र यानी कि ट्रांसलेशन सेंटर जो है को SLA ट्रांसलेशन पूल के नाम से कब स्थापित किया गया, तो ये 1953 में किया गया। थोड़ा सा मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए राष्ट्रीय अनुवाद केंद्र जिसका SLA, ठीक है, SLA ट्रांसलेशन पूल के नाम पर कब स्थापित किया गया, तो 1953 में की गई थी। यह केंद्र जॉन कैरियर लाइब्रेरी शिकागो में स्थित है। ठीक है, यहाँ से काफ़ी MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कहाँ पे स्थित है, तो शिकागो में है। ठीक है, अब दोस्तों साहित्य अकेडमी की स्थापना कब हुई थी, तो साहित्य अकेडमी की स्थापना 15 दिसंबर 1952 में हुई थी, यानी कि 15 दिसंबर 1952 में हुई थी। ठीक है, 8 नंबर में देखिए, भारतीय सांस्कृतिक संबंधी परिषद यानी ICCR की स्थापना स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा 1950 में की गई थी। इस संस्था का मुख्यालय आज़ाद भवन नई दिल्ली में है। जो कैंडिडेट दिल्ली से होंगे उन्हें ये पता होगा। ठीक है, अब 9 नंबर में देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम 1940 में कंप्यूटर द्वारा न्यूयॉर्क में एक सीधे प्रदर्शन में रूसी भाषा का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद को ट्रांसलेशन कहते हैं, किया गया था। ठीक है, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि 1940 में एक लाइव प्रोग्राम के दौरान रूसी भाषा का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया गया था। ठीक है, अब दोस्तों वेब प्रोडक्ट एंड सर्विस, इस पर देखिए, इसमें आपको अलग से क्या पढ़ाई करनी है, इसमें जितने भी सर्च इंजन है उसके बारे में पढ़ाई कर ली है। फिर सर्च इंजन किस प्रकार काम करते हैं, जितने भी
जैसे यूट्यूब, ट्विटर, इसके बारे में, इसके फंक्शन को देख लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, विकिपीडिया अनेक भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें 30 लाख से भी ज़्यादा लेख उपलब्ध हैं। दोस्तों, अगर क्वेश्चन आता है कि विकिपीडिया में कितने लेख उपलब्ध हैं, तो विकिपीडिया में 30 लाख से अधिक लेख उपलब्ध हैं। और विकिपीडिया के बारे में आप तो को पता ही होगा दोस्तों। देखिए, विकिपीडिया का एक खास बात क्या है कि उससे आप खुद से एडिट कर सकते हैं, यानी संपादित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन बात है, आप लोग सबको पता होगा। अब देखिए, एक ट्विटर में 140 अक्षरों से अधिक प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आप लोग ट्वीट करते होंगे तो आपको ये पता ही होगा, लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्वीट कर देते हैं, लेकिन उन्होंने वो वर्ड लिमिट के बारे में कभी देखते या ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि आप 140 वर्ड से अधिक नहीं लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों सिर्फ BLIS के एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है, बल्कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और मुझे तो अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं किसी भी क्वेश्चन के पेपर में शायद ये क्वेश्चन देखा था। ठीक है, चलिए थर्ड में देखिए, ट्विटर की शुरुआत जैक डॉर्सी ने 2006 में अमेरिका में की थी। ठीक है, इसका वेबसाइट www.twitter.com होता है। फोर्थ नंबर क्या है, यूट्यूब। दोस्तों, यूट्यूब के बारे में सभी को पता है। ठीक है, यूट्यूब अब ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसके बारे में सभी को इसके बारे में पता है कि यूट्यूब क्या होता है, किस प्रकार रजिस्टर करते हैं, किस तरह प्लेलिस्ट बनाते हैं, किस तरह चैनल बनाई जाती है। तो देखिए, यूट्यूब एक ऐसी निःशुल्क वेबसाइट है जहाँ पर उपयोक्ता वीडियो को देख सकता है, अपलोड कर सकता है और वीडियो क्लिप शेयर भी कर सकता है। इसे सन 2005 में पेपल के कर्मचारी के द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, यूट्यूब के बारे में थोड़ा सा आपको एक बार रिसर्च खुद से फिर से कर लेनी है कि यूट्यूब का जो डेवलप हुआ था कैसे हुआ था। इसकी स्टोरी दोस्तों काफ़ी अच्छी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको पता ही होगा कि देखिए, इसमें दो दोस्त मिलके यूट्यूब जब बनाए थे, तो उन लोगों ने फर्स्ट वीडियो किसी जू यानी चिड़ियाघर में के बारे में, चिड़ियाघर रिलेटेड कुछ वीडियो थे, वो अपलोड किया था। वो शायद अभी भी यूट्यूब में अवेलेबल है, मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है शायद अभी भी अपलोड हैं। अब देखिए, यूट्यूब की कुछ विशेषताएँ, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं सभी को इसकी जानकारी है। मुझे ये क्वेश्चन लेना भी नहीं चाहिए था, लेकिन मैं ले लिया हूँ कि चलिए एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, कोई भी व्यक्ति यूट्यूब पर रजिस्टर कर सकता है। सेकंड में क्या है, वीडियो ऑनलाइन भी देखा जा सकता है। ठीक है, ऑनलाइन ही मतलब जैसे वीडियो अभी आप लोग देख रहे हैं तो क्या है, ऑनलाइन देख रहे हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बनाया जा सकता है। जी हाँ, जैसा आपको पता है कि मेरे चैनल में आप जाके देखेंगे तो 221, 222 और 223 का प्लेलिस्ट बना हुआ है। दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट मुझे कमेंट ये करके बता रहे थे कि जो अभी MCQ में क्वेश्चन बना रहा हूँ उसका भी प्लेलिस्ट बनाने के लिए, तो बिल्कुल मैं सोचा था कि मैं उसे बना दूंगा, लेकिन कारण क्या, देखिए मैं पहले ही कह चुका हूँ कि 1 तारीख के बाद से जुलाई सेशन के कैंडिडेट के जब तक एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाते हैं 2 to 9 तक, तब तक मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। कारण क्या है कि मैं कभी भी ये नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो या किसी भी वीडियो के कारण अपने बुक से पढ़ाई करना छोड़ दें। तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड ही नहीं करूँगा। भले ही मेरा चैनल ग्रो करे ना करे, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं वीडियो अपलोड इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मुझे आपके रिजल्ट की परवाह है। और मैं पहले बोल चुका हूँ कि आपका रिजल्ट अगर आ जाता है तो मुझे मेरे चैनल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए मैं 1 तारीख के बाद से वीडियो कोशिश करूँगा कि पढ़ाई रिलेटेड वीडियो तो अपलोड नहीं करूँगा। हाँ, हो सकता है ये सब वीडियो अपलोड करूँगा कि लास्ट टाइम में आपको क्या करना है, किस प्रकार पढ़ाई करनी है। तो इसलिए मैं प्लेलिस्ट नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए जुलाई सेशन के कैंडिडेट के एग्ज़ाम होने के बाद इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं रहेगा। कारण क्या है कि देखिए, अगर दिसंबर के कैंडिडेट के फिर से अगर ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है कि MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैं उनके लिए कंप्लीट अकॉर्डिंग टू सिलेबस और बहुत अधिक क्वेश्चन और दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में विथ एक्सप्लेन मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, लेकिन जुलाई सेशन के कैंडिडेट का सडनली हम लोगों को इन्फॉर्मेशन हुआ कि MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जिसके कारण आप सभी को पता है कि कितना जल्दी डिसीजन लिया गया इग्नू के द्वारा पैटर्न चेंज करने को लेके। ठीक है, उससे पहले तो सब स्टूडेंट प्रमोट की डिमांड कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट की नहीं सुनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इससे यह भी पता लगाया जा सकता है कि कितने सारे लोग वीडियो को देखे हैं। कहने का मतलब क्या कि आप व्यू से ये जानकारी ले सकते हैं कि कितने सारे लोग इस वीडियो को देखे हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, 2 GB की वीडियो को किसी व्यक्ति के द्वारा शेयर किया जा सकता है। थोड़ा सा दोस्तों इसमें मुझे कन्फ्यूजन क्या आ रही है कि इसमें लिखा हुआ है कि 2 GB के वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या कि मैं यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे चैनल को देखा हूँ जो लगभग 8-8, 10-10 घंटे के वीडियो अपलोड किए हैं, तो पता नहीं वो 2 GB से तो अधिक उसकी 2 GB से अधिक होती है, तो इसके बावजूद भी वो अपलोड किस तरह से करते हैं। अगर इसकी जानकारी आपको है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों देखिए 2 to 8 भी लगभग मैं यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो ले लिया हूँ। लेकिन दोस्तों इससे आप ये नहीं सोचेंगे कि आपका सिलेबस समाप्त हो गई, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको बुक से पढ़ाई ज़रूर करनी है। क्या है दोस्तों, मैं आपको पहले ही बोला था कि मैं कोशिश करूँगा एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियो अपलोड करने की, लेकिन दोस्तों अभी ऐसा स्थिति आ गया है, मैं
अभी थोड़ा सा पर्सनल जानकारी आप लोगों को पर्सनल बताना नहीं चाहता हूँ कि अभी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण मैं रेगुलर नहीं रह पा रहा हूँ। लेकिन बस बहुत जल्द सारा टाइम अरेंज हो जाएगा। लेकिन जुलाई सेशन के कैंडिडेट, आप लोगों को अपनी पढ़ाई में कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करनी है। आपको पढ़ाई कंटिन्यू करते रहना है। जितना भी मैं पीडीएफ सेंड किया हूँ, उस पीडीएफ से आपको पढ़ाई कर लेना है। और दोस्तों, आप जैसे ही एग्ज़ाम दे लेते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग कंटिन्यू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे कि जितने भी स्टेट के लाइब्रेरी के एग्ज़ाम होते हैं, या फिर केवीएस, एनवीएस, या फिर जितने भी स्पेशल लाइब्रेरी जैसे डीआरडीओ के, और भी जितने भी विभिन्न प्रकार के, देखिए उसकी जानकारी तो मैं आपको देता रहूँगा। इतने भी जो भी वैकेंसी आते हैं, उसके लिए कंटिन्यू तैयारी करेंगे। और साथ में जनवरी वाले कैंडिडेट और जो इस बार जुलाई में एडमिशन लिए हैं, उन लोगों की कंटिन्यू क्लास करवाई जाएगी, और क्लास अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।